आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से नाटक जो हमारा चल रहा है एक और द्रोणाचार्य, इसके हमारे पार्ट टू हो चुके हैं। पार्ट वन एंड पार्ट टू, आज हमारा पार्ट थ्री नाटक है। जो नाटक है इसका पार्ट थ्री हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये आपका यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। ये लेखक जो है इसके शंकर शेष हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है। आपको पता है, जैसे हमने पार्ट वन और पार्ट टू में पढ़ा था कि इसका जो द्रोणाचार्य नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है 1977 माना गया, 1977। कुछ विद्वान 1971 भी मानते हैं, लेकिन मोस्टली 77 ही इसको आप इंक्लूड करेंगे। अगर 77 जब नहीं हो तब 71 पे जाना है। आपको पता है शंकर शेठ जो है सातवीं पीढ़ी के सुप्रसिद्ध नाटककार हैं, और ये कवि कहानीकार किंतु नाटककार के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने एक और द्रोणाचार्य नाटक में वर्तमान शिक्षक की तुलना उस द्रोणाचार्य से किया है जिसे में एक शिक्षक को अपने सिद्धांतों से समझौता करते हुए अन्याय सहने की परंपरा दे दिया था। द्रोणाचार्य ने जिस तरह से अन्याय सहा था, और इसी तरह से उसने सारी चीजों से समझौता कर लिया था दूध के कर्ज के कारण। जैसे द्रोणाचार्य ने जब कौरव वंश को, कौरव पांडव वंश को शास उन्होंने नमक खा लिया था, और द्रौपदी के खिलाफ जब उसका चीरहरण हो रहा था वो भी तब भी चुप थे। वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे, अपने अपने मतलब है शिष्यों को नहीं समझा पा रहे थे। उनके सामने सारी चीजें चल रहा था, इसलिए वो इसका साथ नहीं दे पा रहे थे। इसी तरह से ये जो हमारा अरविंद शिक्षक है, जब पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो तरह के इसके भाग किए गए, तो उत्तरार्ध में जब लड़की का रेप कर देता है प्रेसिडेंट का बेटा जो राजकुमार है, तब भी वो आवाज नहीं उठा पाता है। तो वही है हमने पार्ट वन में पढ़ा है कि स्टार्ट जब नाटक होता है तो किस तरह से प्रिंसिपल सब कुछ आते हैं। जब प्रेसिडेंट का लड़का जो है नकल करते हुए पकड़ा गया था, तब उस पे दबाव शिक्षक पे पड़ा था, अरविंद के ऊपर से बना था। उसे प्रेसिडेंट ने घर आकर बोला था कि तुम केस वापस ले लो तो हम तुम्हें प्रिंसिपल बना देते। जब उत्तरार्ध दूसरा भाग स्टार्ट होता है इस नाटक का, तो ये प्रिंसिपल बन गया होता है। तो उस समय जो इनका प्रिय इनका प्रिय शिष्य जो था चंदू, जिसे स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, उसकी जो प्रेमिका स्कूल में पढ़ रही थी जिसका नाम था अनुराधा, उसका रेप कर देता है। कौन? राजकुमार। जो प्रेसिडेंट का बेटा कौन है? राजकुमार। तो अब उस मामले को दबाने के लिए प्रेसिडेंट उसे धमका रहा है, कह रहा है तुम्हें हम कबन में ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप अनुराधा का साथ मत दो। अनुराधा, जैसे हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, वो आत्महत्या कर लेती है। फिर अंत में क्या क्या होता है वो इस नाटक में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें हमने आपको बताया था कि पौराणिक पात्र कौन कौन से हैं, आधुनिक पात्र कौन कौन से हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताई हुई हैं। और इसी तरह से हम अगले जो कहानी है वो चलते हैं पार्ट टू में। जैसे अब यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है अरविंद के घर आया हुआ है और उससे बोल रहा है कि तुम केस वापस ले लो। तो क्योंकि जब तक आप पुलिस अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो आपको पुलिस हिरासत में ले लेगी, और आपको गबन का इल्जाम लगा दिया जाएगा। ये सारी चीजें बोल रहे हैं। और क्योंकि एक एक ही गवाह है, उस समय अनुराधा के साथ जो बलात्कार हुआ था उसे उसने कॉलेज में बलात्कार हुआ है, और कॉलेज में ये प्रिंसिपल बना हुआ है। बचाया है, उसने देखा, वो घूम रहा था बगीचे की तरफ, से उसे आवाज आई, बगीचे की तरफ गार्डन में जाता है कॉलेज के, वहां पर राजकुमार उसका रेप कर रहा होता है, तो इसलिए पकड़ लेता है। तो वो एकमात्र गवाह यही है। अब वो इतनी बड़ी चीज हो जाती है, बलात्कार जैसी, रेप जैसी चीज, इसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके सिद्धांत नहीं मान रहा है, इसे धमकाया जा रहा है। अब प्रेसिडेंट जो है किसे, अरविंद को धमका रहा है, और कह रहा है कि हम तुम्हें जेल भेज देंगे, ये कर देंगे। मतलब बहुत सारी चीजें करता है। जैसे कहता है ना, विरोध केवल विरोध उठता हुआ, अच्छा मिस्टर अरविंद थोड़ी देर बाद मैं टेलीफोन करूंगा, इस बीच आप मेरा कहना मान ले तो अच्छा ही है।
और चला जाता है। नहीं तो क्या होगा, पुलिस की हिरासत में होगे। अगर तुम अगर तुम पे कोई विश्वास भी नहीं करेगा और तुम हिरासत में चले जाओगे। अब लीला जो है, अरविंद की पत्नी, वो आती है और प्रशांत दृष्टि से नजर से देखती है और कुछ देर खामोशी रहती है। लीला कहती है, तुमने आखिर ऐसा कर क्या दिया जो जो जेल जाने की नौबत आ गई अरविंद? क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? लीला, फिर भी क्या तुमने ऐसा क्या कर दिया है? अरविंद कहते हैं, मैंने कोई गलती नहीं की लीला। तब प्रेसिडेंट धमका क्यों रहा था अरविंद? उसके हथकंडे तुम नहीं जानती है क्यों कर रहा? उसके हथकंडे तुम नहीं जानती लीला? क्या तुमने कोई गलती नहीं हो सकती? अरविंद, नहीं, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया लीला। क्या प्रेसिडेंट को इतना नाराज कर लोगे कि वह तुम्हें जेल भिजवा दे? अरविंद, जेल उसका बाप नहीं भिजवा सकता, नौकरी भले ही ले ले, नौकरी ले सकता है लेकिन जेल नहीं भिजवा सकता लीला। नौकरी छूटने का मतलब समझते हो क्या है? हाँ समझता हूँ, तुम्हारा यह बंगला छिन जाएगा, जो बंगले में रह रही हो ये छिन जाएगा, टेलीफोन कट जाएगा, मुफ्त के चपरासी नहीं रहेंगे, जो चपरासीगिरी करते हैं वो नहीं रहेंगे, तुम प्रिंसिपल की औरत नहीं कहलाओगी, औरत का मतलब पत्नी नहीं कहलाओगी। भीतर बर्तन गिरने की आवाज, मैं आज तुम्हें अरे एक नहीं सुनूंगा, आवाजें आती हैं और तुम कहता है कि अरविंद कहता है, आज मैं तुम्हारी कोई भी एक बात नहीं सुनूंगा। लीड तरफ भीतर जाती है। अरविंद उसी परेशानी की हालत में टेलीफोन तक जाता है, नंबर डायल करता है। दूसरी तरफ का नंबर शायद इंगेज है। रिसीवर रख देता, कुछ क्षणों बाद फिर नंबर डायल करता था, नंबर शायद फिर इंगेज। इंगेज मतलब कहीं कोई दूसरी ओर अब बात कर रहा है, जिस नंबर को डायल कर रहा है वो इंगेज दिखा रहा है। अनुराधा आती है, 20 के आसपास है, 20 वर्ष के आसपास है अनुराधा। कॉलेज में पढ़ रही है, 12th के बाद जो कॉलेज है उसमें पढ़ रही है। दिखने में ठीक था। अरविंद को उसकी उपस्थिति पर आश्चर्य होता है कि वो अनुराधा आती है। अरविंद, तुम इस समय यहाँ? अनुराधा से कहते हैं कि तुम इस समय यहाँ पर? अनुराधा, जी सर। अरविंद, लेकिन यहाँ आने की जरूरत क्या थी? मैं जानना चाहती थी कि, क्या जानना चाहती? अरविंद कह रहा है, क्या? क्या जानना चाहती हो? क्या आप निश्चित रूप से एक्शन ले रहे हैं या नहीं? जो मेरा रेप हुआ है इस बात पर आप एक्शन ले रहे हैं या नहीं? तो तुम चाहती हो कि एक्शन निश्चित रूप से हो? अनुराग, नहीं चाहती तो रिपोर्ट क्यों करती? अगर नहीं चाहती तो मैं रिपोर्ट क्यों करती? मैं चाहती हूँ उसे, जो मुजरिम है उसे सजा मिले, जो राजकुमार है उसे सजा मिले। क्या आपने माता पिता को सब कुछ बता दिया? जी हाँ। क्या कहते हैं? कहते हैं चुप बैठो, कॉलेज छोड़ दो। अरविंद, क्यों? सोचते हैं गरीबों के पचड़े में पढ़ना ठीक नहीं है। लगता है डर गए। अरविंद कहता है, लगता है तुम्हारे माता पिता डर गए इसलिए बोल रहे? क्या उनका डर स्वाभाविक नहीं? विराम, सोचते हैं कल अखबार वालों को मालूम हो जाएगा, वे मसालेदार ढंग से खबरें छापेंगे, लोग घिनौने ढंग से उसका मजा लेंगे, जो नहीं हुआ है वह मेरे मत्थे मढ़ा जाएगा। अरविंद, क्या इस अपनी इज्जत पर नहीं समझते? क्या उनकी आत्मा तिलमिलाई नहीं? तुम्हारे माँ बाप की आत्मा नहीं तिलमिलाई? वो इज्जत की खातिर जो तुम्हारे उस लड़के ने किया उसे सजा दिलाने खातिर तुम्हें चुप करा देंगे, मगर ऐसे लोगों को नहीं करेंगे जो दूसरे लोगों की बहू बेटियों पर हाथ डालते हैं, उन पे कुछ आंच भी नहीं आने देंगे, उन्हें जेल नहीं देंगे, उन्हें सजा नहीं दिलाएंगे, खुद चुप होके बैठ जाएंगे। मतलब उनके अंदर कोई भी तिलमिलाहट नहीं आई, उनका खून गर्म नहीं हुआ। अरविंद ये कहने की कोशिश कर रहा है। अनुराधा, क्या वे मनुष्य नहीं है? पर क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट से कैसे टकराएंगे? मतलब अनुराधा कहते, क्या वे मनुष्य नहीं है? पर क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है उससे कैसे टकराएंगे? अनुराधा कहती है, उनका कहना है कि ऐसे मामलों में लोगों की कल्पना शक्ति बड़ी उपजाऊ होती है, बलात्कार की कोशिश बढ़ती बढ़ती गर्भपात तक जा पहुंचेगी। बलात्कार की जो कोशिश है बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आएगी? गर्भपात तक पहुंचेगी। तो तुम चाहती क्या हो? एक्शन। मैं तो चाहती हूँ एक्शन हो। मेरे माता पिता नहीं चाहते लेकिन मैं चाहती हूँ इस बात पे एक्शन लिया जाए। माँ बाप की मर्जी के खिलाफ तुम एक्शन लोगी? अनुराधा, जी हाँ, अपनी मर्जी के खिलाफ जी कर क्या करूंगी? अपनी मर्जी, जो मेरी मर्जी है उसके खिलाफ भी जी कर क्या करूंगी? मैं अंदर ही अंदर घुट जाऊंगी, मर जाऊंगी। इससे अच्छा है मैं एक्शन लूं। अकेली लड़ भी सकोगी? क्या आप साथ नहीं देंगे? अनुराधा कहती, क्या आप साथ नहीं देंगे? जैसे चौंक कर, हाँ हाँ दूंगा, क्यों नहीं। जानते हो मेरे पिता को धमकाया जा रहा है। कौन धमका रहा है? राजकुमार और उसके साथी सभी लोग मेरे माता पिता को, मेरे पिता को धमका रहे हैं। क्या धमकी दी?
मेरे पीछे गुंडे लगाने की, राजकुमार जो कुछ नहीं कर पाया उसे पूरा करवाने की, मेरे पिता को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अरविंद कहता है यहाँ पर, तुम लोग पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करते? अनुराधा, जब मेरे माता पिता बात को बढ़ाना ही नहीं चाहते तो रिपोर्ट क्यों करेंगे? उन्होंने उसे भी साफ कह दिया कि यदि मैंने रिपोर्ट पर जोर दिया तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अरविंद कहता है, इसके बाद भी तुम एक्शन चाहती हो? जी हाँ, चाहे जो भी हो पर एक्शन होना चाहिए। अरविंद कहता है, पिता ने घर से निकाल दिया तो रहोगी का? वह वह बात का सवाल है, लेकिन राजकुमार इस बार नहीं छूट पाएगा। क्या मैं उसकी रखेल हूँ या उसके बाप की जायदाद हूँ? कि क्या उसने मुझे क्या समझ रखा है? राजकुमार इस बार नहीं बचना चाहिए। अरविंद, लेकिन बदनाम होने के बावजूद अपनाएगा कौन? तभी सभी पुरुष नामर्द नहीं हो गए हैं सर। मुझे अपनाने वाला भी कोई है। उसका प्रेम मुझे लड़ने की ताकत देगा। कौन है वह? अनुराधा, वही जिसका बगीचे में मैं इंतजार कर रही थी, वो मुझे अपना लेगा। तो क्या, तो वह आया क्यों नहीं? नहीं आ पाया। एकाएक उसे शहर से बाहर जाना पड़ा। अगर वह आ जाए तो क्या कर लेता? अनुराग, राजकुमार का पेट की अंतड़ियां बाहर कर देता। जो आते हैं वो सब बाहर कर। तुम उसका नाम क्यों नहीं बताती है? आपका काम नहीं है वह नाम, आप नाम जाने। आप, तो तुमने परिणामों को अच्छी तरह सोच लिया। अब सोच सकते हो आप कि इसका प्रेमी कौन हो सकता है, जो उसकी राजकुमार तक से पंगा ले सकता है? ऐसा प्रेमी कौन हो सकता है? कौन प्रेमी है इस अनुराधा का, जो राजकुमार तक से नहीं डरता है? सोच सकते हो आप। तो आपको अंत में बताया गया, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया है बट अंत में बताऊंगी कौन है, आपको पता चलेगा। जी हाँ, वैसे ही परिणामों का हिसाब किताब करने को कॉलेज में पढ़ना भी नहीं चाहती। अरविंद, ठीक है, मैं कल राजकुमार को कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दूंगा। पर आपने सभी परिणामों का हिसाब किताब कर लिया है या नहीं? सोचते हो कि रेस्ट्रिकेट नहीं कर पाऊंगा? क्यों सोचती हो ऐसा? क्योंकि आप बहुत हो पर करते कुछ नहीं पाते। कहते हो तो बहुत कुछ हो लेकिन कर नहीं पाते। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? क्या तुम्हें खुद मैंने रिपोर्ट नहीं लिखवाई क्या? विरोध करने के लिए मैंने खुद नहीं कहा? कहा ना? मुझे थोड़ा अचरज भी हुआ, लेकिन क्यों अनुराग? क्योंकि 3 साल पहले आपने चंदू को भी यही कहा था। चंदू ने आपके हर शब्द पर हमेशा वेद की तरह विश्वास किया, पर हुआ क्या? मैंने उससे कभी कुछ नहीं कहा था। अनुराग, झूठ बोलते हैं आप। आपने उसका साथ देने का आश्वासन दिया था। आपके बूते पर वह लड़ गया, लेकिन लाठियां चली, उसे कॉलेज से निकाला गया और अपने प्रिंसिपल ले ली मुआवजे में। ये बात बोलती है अनुराधा कि तुमने चंदू का साथ नहीं दिया था और यही चंदू अनुराधा का प्रेमी है। गलत आरोप लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रेसिडेंट तो चंदू पर मुकदमा चलाकर सजा कराना चाहता, लेकिन मैंने बताया उसे। लेकिन आप मौके पर बदल गए थे। इस बात को हर लड़का जानता है। तो क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? करना चाहती हूँ सर, पर मन बहुत डरता है। अगर आप बदल गए मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मेरा विरोध एक मजाक बनकर रह जाएगा। लोग समझेंगे मैंने राजकुमार को फंसाने के लिए साजिश की है। अरविंद, जरा सोचो अनुराधा, अगर तुम बदनामी का खतरा उठाकर भी लड़ सकती है तो पीछे क्यों हटूंगा? मैं पीछे क्यों हटूंगा? विश्वास करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे मुझे नौकरी क्यों ना देनी पड़े अब की बार मैं, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अनुराधा कहती, मैं तो आपके शब्दों पर विश्वास करती हूँ। इस मामले में आप ही एकमात्र गवाह हैं। आप बदल गए तो मैं कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। और तो और वह भी मुझ पे घृणा करने लगेगा। वह भी मुझसे घृणा कर लेगा। जो मेरा प्रेमी है वो भी मुझसे नफरत करने लगेगा। तुम निश्चित रहो, अब तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है। ये बातें तो अरविंद बहुत बड़ी करता है, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाता है। टेलीफोन की घंटी, अरविंद रिसीवर उठाता है। लीला आ जाती है फोन पर। हेलो जी, बोल रहा हूँ। नमस्कार जी, सोच लिया है? जी हाँ, अच्छी तरह सोच लिया है। नो सर, माई डिसीजन इज फाइनल, कॉट बी चेंज। मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकता। कल मैं राजकुमार को रेस्ट्रिकेट कर रहा हूँ। जी हाँ, यह मेरा आखिरी फैसला है। जी, क्या कहा? रिपोर्ट अनुराधा के सामने फाड़ दूं तो आप जानते हो कि अनुराधा मेरे यहाँ है क्या? उसके पिता आपके यहाँ बैठे हैं? जी नहीं, मैं एक्शन लूंगा। जी जी, क्या कहा? आप पुलिस को फोन कर रहे हैं? 15,000 का
घपला, लेकिन आप ही ने तो क्या आप पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं? नो सर, नो सर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा सर। यस सर, यस सर। मतलब है 15,000 का घपला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय 15,000 बहुत बड़ी कीमत होती थी। इस तरह से वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे गबन लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि क्या करो कि अनुराधा का साथ ना दो। अरविंद फोन रख देता है, घबराहट के कारण उसके माथे का पसीना आ जाता है। लीला उसकी हालत देखकर पेशे साहब क्या कह रहे थे, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अरविंद अपनी घबराहट छिपाता हो, कोई खास बात नहीं, कॉलेज के क्लर्क ने 15,000 रुपए का गबन कर लिया, इसलिए पुलिस वगैरह। लेकिन आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे गबन आपने कर लिया। और अरविंद आखिर कॉलेज का मामला तो है अनुराधा, तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते कि तुम रिपोर्ट करो। जब अब सवाल पिताजी के चाहने ना चाहने का नहीं रहा, आप क्या चाहते हैं? मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे पिताजी ठीक कहते हैं, आखिर अनुभवी आदमी है, तुम्हारा भला बुरा जितना सोचे थे उतना शायद तुम भी नहीं। लेकिन फोन आने से पहले तो आप कह रहे थे आप सब कुछ मेरा साथ देंगे, लेकिन अब क्या हुआ? अनुराधा ये बोलती। लीला अनुराधा मैं भी सोचती हूँ कि बात का बतंगड़ बनाने का कोई फायदा नहीं है। सर मैं आपसे अब साफ साफ पूछती हूँ, आप कल एक्शन लेंगे या नहीं? मेरी ओर से बोलेंगे या नहीं? जरा तो जोश अलग बात है, समझदारी से काम लो। रेस्टिकेट होने के बाद भी तो राजकुमार तुम्हें तंग कर सकता है, उसका क्या भरोसा हो सकता है? क्षमा, उसका मन बदल दे, उसे सुधार दे। अनुराधा आप बात को टाल क्यों रहे हैं? साफ साफ बताइए कि मेरा साथ दे रहे हैं या नहीं। तुम्हारे पिता का बयान करते हुए शायद मैं तुम्हारा साथ ना दे पाऊं। साफ क्यों नहीं कर कह देते कि आ, अपनी नौकरी के ख्याल कर आप मेरा साथ नहीं दे पा रहे, कि आप अपनी नौकरी का साथ के कारण नहीं कर पा रहे। अनुराधा से अनुराधा चंदू ठीक कहता है सर। अनुराधा कहती चंदू जो है वो ठीक कहता है सर। क्या कहता था? अनुराधा यह आपको बड़े बड़े निरर्थक शब्द थूकने वाला नपुंसक बुद्धिवादी कहता है। आपको सचमुच मुझे कहीं का नहीं रखा, मेरे सब भ्रम टूट गए। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं हुई, कल शायद कोई सवाल ही ना उठे। धीरे धीरे चली जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट ये कथन है, पूछ सकते हैं किसका है? इम्पोर्टेंट कथन है इसका कि वह आपको बड़े से बड़े नृतक शब्द थूकने वाला नपुंसक नपुंसक बुद्धिवादी कहता है था, या आपने सचमुच मुझे कहीं का नहीं रखा, मेरे सब भ्रम टूट गए, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए वो चली जाती है, शायद वो आत्महत्या कर लेगी अब। एक लंबा भयावह सन्नाटा। अरविंद माथा पकड़कर बैठ जाता है। इस तरह से वो कर कर बैठ जाता है। लीला घबराहट के स्वरूप में क्या हो गया तुम्हें? कटु हंसता हुआ। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, बोधिसत्व से बोध। लीला ठीक से बताते क्यों नहीं? कह तो रहा हूँ आत्मज्ञान हो गया मुझे, अपने क्षुद्र होने का आत्मज्ञान। मैं कितना नीचा आदमी बन गया हूँ, क्षुद्र बन गया हूँ, आत्मज्ञान इस चीज का हो गया है। सड़े हुए आटे में बिलबिलाने वाला कीड़ा होने का आत्मज्ञान हो गया, मैं एक कीड़ा हूँ, वो आत्मज्ञान हो। प्रेसिडेंट के फोन ने मुझे अपनी तस्वीर दिखा दी, समझौते के फंदे पर अपने आप को 25 बार लटकने वाला, दूसरों को नकाब उतारने की कोशिश में खुद नंगा हो जाने वाला। मुझ पर थूको, पच से थूको, हाँ तू थूको। एक तरह से वो बोलने की कोशिश कर रहा है। इम्पोर्टेंट है ये कथन, ये अरविंद के इम्पोर्टेंट कथन है कि मैं तो पुस्तक हो गया हूँ। किसका कथन है? अरविंद का कथन है, इम्पोर्टेंट है। अब लीला बोलती है आखिर आपको एकाएक अचानक हो क्या गया? अरविंद कहते हैं मुझे क्या हो सकता है, मेरी चमड़ी अब गेंडे की तरह मोटी हो गई। जो मेरी चमड़ी है गेंडे की तरह मोटी हो गई है। मैं जानता हूँ कि सड़े गले मकान का मलबा गिरने वाला है, फिर भी आंखें मूंद कर अपनी रोटी खा रहा हूँ। सुनोगी, सुन भी सकोगी? उस हरामी की बच्ची ने क्या कहा? मिस्टर अरविंद अब आप पर 15,000 रुपए का गबन का आरोप है, उसने ये कहा। मैं इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं ये सारी, पंक्तियां हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना। क्या कहा है? मुझे क्या कहा है? मेरी चमड़ी अब गंडे, अरविंद को क्या बोला है? मेरी चमड़ी अब गैंडे की तरह मोटी हो गई। किसकी तरह? गैंडे की तरह। याद रखना किसकी तरह?
चमड़ी बोली है गैंडी की तरह मोटी हो गई है, गैंडे का नाम याद रखिए, गैंडे की तरह मोटी हो गई है। मैं जानता हूँ सड़े गले मकान का मलबा गिरने वाला, कैसे मकान का? सड़े गले मकान का मलबा गिरने वाला है, और फिर भी आंखें मूंद कर अपनी रोटी खा रहा हूँ। सुनोगी? सुन भी सकोगी? उस हरामी के बच्चे ने किया का मिस्टर अबिन आप पर 15,000 रुपए के गबन का आरोप है। कितने हजार? याद रखिए, 15,000 रुपए के गबन का आरोप लगाने की बात करता है प्रेसिडेंट को। उतने 15,000, ये 3 पॉइंट याद रखिए इसमें, इससे ही आपसे समझ पाओगी। और अरविंद को किसका ज्ञान होता है? तो आत्मा, मतलब सड़े हुए आटे में बिलबलाने वाले कीड़े आत्मज्ञान। कैसे? सड़े हुए आटे में बिलबलाने वाले कीड़े का आत्मज्ञान, अपने छुतुर होने का आत्मज्ञान, ये सारी बातें वो करता है। और अब लीला, घमन। लीला कहती घमन। अरविंद कहता हाँ, ग्रांट के उपयोग का गबन, कल तक सब कुछ एडजस्टमेंट था, अंडरस्टैंडिंग थी, पर विरोध करते हुए गबन हो गया। कैसी अंडरस्टैंडिंग, कैसी एडजस्टमेंट? आखिर बताओ तो सही, हुआ क्या है? लीला पोती, उस कमीने आदमी ने दुकानों की तरह 20 शिक्षण संस्थाएं खोल रखी हैं, साथ ही लेन देन का व्यापार करता है। शिक्षण संस्थानों के लाखों रुपए ग्रांट का उपयोग यह शिक्षा शास्त्री अपने लेन देन के व्यवसाय में करता है। इस पूंजी से हजारों रुपए कमाकर कॉलेज को लौटा देता है। यह धंधा जाने कितने वर्षों से चलता रहा है, कभी कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या हुआ? हाँ, मैं भी नाली में गिरने के बाद दुर्गंध से बचाव है। पिछले हफ्ते फर्नीचर के नाम पर ग्रांट के 15,000 रुपए इसने कॉलेज से उठाए, कल लौटाने वाला था, पर यह घटना हो गई। मैंने विरोध किया, इसलिए गबन, धोखाधड़ी, जालसाजी की है। मतलब ये बोल रहा है कि इस मैं नाली में गिरने वाला दुर्गंध से कहीं बच सकता हूँ। पिछले हफ्ते, जो पिछला हफ्ता गया, फर्नीचर के नाम पर जो ग्रांट कमेटी बनी होती है, इसने 15,000 रुपए इसने कॉलेज से ले लिए थे फर्नीचर के नाम पर, कल लौटाने वाला था। किसके? कल लौटाने वाला था, पर यह घटना हो गई। अब इसलिए गबन का इल्जाम मुझ पर लगा रहा है, धोखाधड़ी का इल्जाम मुझ पे, ये सब जालसाजी है, अरविंद कह रहा है। लीला, इतना इतनी नीचता कैसे दिखा सकता है प्रेसिडेंट? अरविंद कहता है क्या करूं लीला, इसने मेरी जीभ छीन ली। पुलिस की हिरासत में होने के बाद मैं चीख चीख कर भी कहता कि इस हरामी के लड़के ने बलात्कार की कोशिश की। कौन विश्वास करता मेरी बात पर? अब लड़की का क्या हो? अब क्या होगा? अब अदालत ने ही धोखा दे दिया तो वह क्या कर सकती है? जब अदालत ने ही धोखा दे दिया है तो वह क्या कर सकती है? टेलीफोन की घंटी बजती है, अरविंद रिसीवर उठाता है। हेलो। तो अरविंद कहता है हेलो। क्या कहा? एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? क्या हमारे कॉलेज की लड़की ट्रक के नीचे आ गई? क्या नाम था उसका? क्या कहा? अनुराधा। रिसीवर उसके हाथ से छूट जाता है। अनुराधा का एक्सीडेंट हो जाता है, वो आत्महत्या कर लेती। इसके घर से जाते हुए वो किसके नीचे, किससे एक्सीडेंट होता है? एक ट्रक के नीचे। याद रखिए, ट्रक के नीचे लड़की की, अनुराधा जो लड़की है किसके नीचे आती है? ट्रक के नीचे आती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रक के नीचे कूद कर आने से वो अपनी क्या कर लेती है? आत्महत्या कर लेती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रक के नीचे। लीला, क्या अनुराधा? हाँ, मर गई, मेरी बुजदिली ने मार डाला उसे। लीला, उसका विरोध नहीं बिका, कोई नहीं खरीद उसे। वह जाते जाते मुझ पर थूक गई। अरविंद ही कहता है। अरविंद तेजी से बाहर जाता है। लीला हतप्रभी भी खड़ी रहती है। धीरे धीरे अंधकार प्रकाश पर मध्य भाग पर पड़ता है। अरविंद बहुत परेशान है। सोफे के सामने रखी छोटी मेज पर कुछ लिख रहा है। चारों ओर सन्नाटा, रहस्यमय संगीत, विप्लेंदु की शरीराकृति उभरती। अब विमलेंदु का जो आत्मा है, वो जो मर चुका है उसे भी मार दिया गया, वो आती है। विमलेंदु, इस्तीफा लिख रहे हो क्या? आश्चर्य से, तुम फिर आ गए? आश्चर्य से कहता है, सरप्राइज होकर, फिर तुम फिर आ गए? विमलेंदु, मैं गया ही कहाँ था, इस्तीफा क्यों लिख रहे हो? तुम्हें क्या मतलब? इस्तीफा लिख रहा है, अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा है, तो तुम्हें क्या मतलब? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। विमलेंदु कहता है, सब जानते हुए क्यों पूछते हो? क्या ऐसी मनस्थिति में नौकरी करना संभव है? तब क्या करोगे? अभी सोचा नहीं है। नौकरी का अलावा तुम पर कर ही क्या सकते हो? हर बार तुमने नई नौकरी करने के लिए ही तो पुरानी नौकरी छोड़ी। फाड़ कर फेंक दो अपना इस्तीफा। अरविंद, तुम ऐसा कहते हो?
हाँ मैं कहता हूँ, मैं भी तुम्हारी जगह होता तो इस्तीफा लिखता जरूर, पर थोड़ी देर फाड़ कर फेंक देता। इसलिए तुमने लिखा तो है इस्तीफा, उसे फाड़ कर फेंक दो। यह जानते हो भी एक निरपराध लड़की के खून की जिम्मेदारी मेरे सिर है। हाँ, क्योंकि तुम उस लड़की की आत्महत्या के लिए पूरी जिम्मेदार नहीं हो तो कौन है? 3 आदमी। अरविंद कहता है इम्पोर्टेंट, 3 आदमी जिम्मेदार है। अरविंद कहता है तो कौन है? अरविंद कहता है 3 आदमी, प्रेसिडेंट, लड़की का बाप और तुम। ये विमलेंदु कहता है। अरविंद नहीं कहता, ये लाइन यहाँ पर गलत लिखा, विमलेंदु कहता है। ये विमलेंदु का 3 आदमी है, 3 आदमी है, प्रेसिडेंट, लड़की का बाप है, प्रेसिडेंट और लड़की का बाप और तुम, मतलब तुम का मतलब है अरविंद, तुम का मतलब अरविंद। ये 3 लोग जिम्मेदार है, 3 आदमी जिम्मेदार है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ सकते हैं, अनुराधा के आत्महत्या के जिम्मेदार कौन कौन लोग थे? प्रेसिडेंट, लड़की का बाप और अरविंद। लेकिन दगा तो मैंने दिया, इससे क्या होता होगा? प्रेसिडेंट तुम्हें पुलिस की धमकी ना देता था तो क्या तुम अपने निर्णय बदलते? जानते हो अनुराधा का बाप अपना विरोध 5,000 रुपए में बेच दिया। कितने हजार रुपए में विरोध बेच दिया? अनुराधा का बाप 5,000 रुपए में बिक गया, और 15,000 रुपए का गबन का इल्जाम लगाया गया है, और 5,000 रुपए में बिक जाता है। पूछ सकते हैं कितने रुपए में बिका है? 5,000 रुपए में बेच दिया। लड़की को रातों रात दूसरे गांव भेजने की योजना बन चुकी, प्रेसिडेंट ने सब इंतजाम कर रखे थे, इसलिए तुम नाहक पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ रहे हो। तो इसलिए 3 लोग जिम्मेदार है। अरविंद लेकिन मेरी आत्मा, आत्मा हंसता है, आत्मा क्या चीज होती है? लेकिन शरीर सत्य है, आत्मा वात्मा सब बकवास। जानते हो मेरी जवान जवान विधवा पत्नी क्या हो रहा है उसके साथ? क्या हो गया उसे जानते हो? वे भी पूछते हो। कुछ नहीं, छोटी सी नौकरी कर अपना पेट पाल रही है, बच्चे का पेट पाल रही है, कभी कभार मेरी याद में रोती है। तो अरविंद कहते तो, पर उसे लोग चैन से कहाँ रहने देते हैं? उसका एक नया अफसर आया है, 60 साल उम्र है उसकी, और वह डोरे डाल रहा है मेरी पत्नी पर, प्रमोशन का लालच दे रहा है। अब बोलो, कहाँ है आत्मा? शरीर, केवल शरीर। ये सारी बात विमलेंदु बोल रहा है, इम्पोर्टेंट कथन है। अरविंद तो तुम कहना क्या चाहते? फाड़ कर फेंक दो इस्तीफा, ठार से नौकरी करो। अभी तक तुम गबन नहीं किया है, पर अब करो, प्रेसिडेंट का साथ दो। उस कमीने का, उसे गाली मत दो, तुम्हारे लिए वह बड़े काम का आदमी है। जानते हो वह 1-2 दिनों में मंत्री बन रहा है, हो सकता है एजुकेशन उसके हाथ लग जाए, जो एजुकेशन है, एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए। ये बात बोलने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्या है? क्या तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करेगा? कुछ तो करेगा, देखना भाई तुम्हें कुछ बना कर रहेगा। उठाओ, फाड़ दो अपना इस्तीफा, फाड़ो। विमलेंदु कहता है अरविंद नहीं, उस लड़की को मैंने दगा दिया, मेरे कारण उसने आत्महत्या की है, मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करने दो। विमलेंदु प्रायश्चित ही करना है तो तुम भी आत्महत्या करो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। स्त्री का अपमान कोई नहीं, बात नहीं, वह तो होता ही रहता है। क्या तुम्हारा द्रोणाचार्य कौरव की दास्ता छोड़कर चला गया? क्या उसने तलवार उठाई? मेरी नाटक याद क्यों नहीं करते? विमलेंदु कहता है तुम मेरा नाटक याद नहीं करते। द्रौपदी का सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ, द्रोणाचार्य वहीं खड़ा था, वह चुप क्यों रहा? बोलो, चुप क्यों रहा? याद करो अपना नाटक, याद करो वह नाटक। विमलेंदु का बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ये किसका है? इंपॉर्टेंट कथन है। जिस तरह से तुमने अनुराधा का साथ नहीं दिया तो और तुम चुपचाप खड़े रहे, वैसे ही द्रोणाचार्य भी साथ नहीं दी, द्रौपदी का साथ नहीं देता और वो चुपचाप खड़ा रहता है। याद करो उस नाटक को, याद करो। आप देख सकते हैं 2 कथाएं कैसे एक साथ चल रही हैं, और इसके 2 भाग किए गए, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पहले पूर्वार्ध में जो है 4 हैं, और उत्तरार्ध में 7 हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं दृश्य जो है। धीरे धीरे प्रकाश कम होता है, व्याकुलता का व्याकुल करने वाला संगीन मंच पर कुछ ही क्षणों का प्रकाश। अश्वत्थामा एक छोटी सी चौकी पर बैठा है, उदास सा। किरपी आती, वह बुहारने लगती, थामा की सोच में देखती, वह बैठा
ठीक है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है। कौन है? अश्वत्थामा जो है द्रोणाचार्य का पुत्र है, और कृपि जो है अश्वत्थामा की माँ है और द्रोणाचार्य की पत्नी है। कृपि कहती है, क्या सोच रहे हो? कृपि अश्वत्थामा, कुछ नहीं कृपि, क्यों इतना सोचते हो? इसमें तुम्हें लोग दार्शनिक कहने लगे हैं। क्या कहने लगे हैं लोग अश्वत्थामा को? दार्शनिक। तो याद रखो, क्या कहने लगे थे लोग? दार्शनिक। माँ, पिताजी नहीं आए? आते होंगे। अश्वत्थामा, जानते हो आज सुबह पांडव राजधानी छोड़कर वनवास चले गए। जानती हूँ। अब पांडव कहाँ चले गए? राजधानी छोड़कर वनवास में चले गए। जानते हुए भी तू इतना ठंडा जवाब कैसे दे सकती है? तो क्या करूं? चीखूं, चिल्लाऊं, क्या करूं, बताओ? कृपि कहती, अश्वत्थामा, दुख तो इसी बात का है कि कोई चीखता ही नहीं, सब चुप क्यों बैठे रहते हैं? कृपि, तो तू चीख। जान जाने लगती है। अश्वत्थ, अब क्या चीखूंगा? जब चीखना था तो चुप रहा, कायरों की तरह मेरे पिता भी चुप रहा, और लोग भी तो चुप रहे थे। अश्वत्थामा, औरों की बात मैं नहीं जानता, पर पिताजी क्यों चुप रहे? मैं सोचता था कि उनकी गर्जना से पूरी राजसभा कांप उठेगी, दुर्योधन का खून जम जाएगा। कृपि, पर तू क्यों चुप रहा? मैं तो गरज सकता था, बहुत होता दुर्योधन के भाई मुझे मार डाले, पर तू क्यों चुप रहा? कृपि कहती है कि हो सकता था दुर्योधन के भाई तुझे मार डालते, पर तू क्यों चुप रहा? तू बता। अश्वत्थामा, इंपॉर्टेंट कथन है ये। वही तो मैं सोच रहा हूँ, मेरे संस्कारों में ऐसी क्या गड़बड़ी थी जो मेरा खून गर्म नहीं हुआ, मेरे शब्द फुंकार खड़े नहीं हुए? बताओ, मैं ऐसा क्यों नहीं हुआ? कहाँ गड़बड़ी है मेरे संस्कारों में? वही सोच रहा है अश्वत्थामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। मतलब है, मेरे संस्कारों में ऐसी कहाँ गड़बड़ी रह गई? मेरा खून गर्म क्यों नहीं उठा? क्यों स्त्री की अपमान हो रहा है और मेरा खून क्यों नहीं खौल रहा है? कहाँ गड़बड़ी है मेरे संस्कारों में, मेरे खून में कहाँ गड़बड़ी है? बताओ माँ। कृपि, यही प्रश्न तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? अश्वत्थामा, तो किससे पूछूं? मुझे संस्कार किसने दिए? क्या तुमने पिताजी ने नहीं दिए? क्या तुमने भी दिए, पिताजी ने भी दिए? तो किससे? तब ऐसा क्यों हुआ, मुझे बताओ। कृपि, अपने पिताजी से जाके पूछ, ऐसा क्यों हुआ? अश्वत्थामा, तुम उत्तर क्यों नहीं देती? राजसता एक वस्त्रा द्रौपदी के दरबार में नंगा किया जा रहा था, फिर भी मैं चुप बैठा रहा। आकाश के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले मनभेदी आवाज से वह पुरुष जाति को पुकार रही थी, इसके बाद भी चुप रहा। बताओ, ऐसा क्यों हुआ? अश्वत्थामा का इम्पोर्टेंट घटना है ये। कृपि कहती है, जा अपने पिता से पूछना जाके। अश्वत्था, इसका मतलब है जानती हुई भी मेरे प्रश्न का उत्तर टाल रही हो तो? माँ, तुमने मुझे बचपन से विरोध करना क्यों नहीं सिखाया? अन्याय और अत्याचार को देखने का, अन्याय का गर्दन तोड़ देने की शिक्षा क्यों नहीं दी? ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये। पूछ सकते हैं ये कौन किसका है कि मुझे तुमने बचपन से ही विरोध करना क्यों नहीं सिखाया? अन्याय का विरोध करना क्यों नहीं सिखाया? अत्याचार को देखकर विरोध करना क्यों नहीं सिखाया? जो अन्याय कर रहा है, अत्याचारी है, उसकी गर्दन तोड़ देने की शिक्षा मुझे क्यों नहीं दी बचपन से? मैं नहीं जानती, किपी कहती है, मैं नहीं जानती। अश्वत्थामा का, सोचती क्यों नहीं? बनवास जाने से पहले पांडव पिताजी से मिलने क्यों नहीं आए? और तो और उनका प्रिय शिष्य अर्जुन भी नहीं आया, क्यों? ऐसा क्यों हुआ, बताओ? ऐसा क्यों हुआ? उनके शिष्य मिलने क्यों नहीं आए? कि मैं क्या कह सकती हूँ, नहीं आए, उनकी मर्जी। नहीं, बात इतनी आसान नहीं है माँ। कल की घटना के बाद वे पिताजी से घृणा करने लगे हैं, नफरत करने लगे हैं। पिताजी उनके लिए अब आदरणीय नहीं रहे। द्रोणाचार्य आता है, पिताजी वनवास जाने से पहले पांडव आपसे मिलने क्यों नहीं आए? ये अश्वत्थामा पूछ रहा है। क्यों आते? अश्वत्थ, क्यों? वे आपके शिष्य नहीं है? पर मैं उनका गुरु कहाँ रहा? अब मैं उनका गुरु ही नहीं रहा। संसार संसार तो आपको महान आचार्य मानता है। द्रोणाचार्य, संसार को क्या नहीं मनवाया जा सकता है? अश्वत्थामा, पिताजी आप कल दरबार में चुप क्यों रहे? कल से यह प्रश्न मुझे सोच सोच कर खा रहा है, बताइए ना, आप चुप क्यों रहे? तो द्रोणाचार्य का, क्या इस प्रश्न का उत्तर देना अब जरूरी है? अश्वत्थामा, हाँ पिताजी, जब द्रौपदी की पुकार किसी ने नहीं सुनी तब आपके सामने आकर खड़ी हो गई थी। शा याद है उसने क्या कहा? उसने कहा था, आचार्य आप तो पांडवों के रक्त संबंधी है, न कौरवों के। आप आचार्य हैं, दोनों। क्या दुर्योधन आपका कहना नहीं मानेगा?
आपको तो सत्ता का मोह नहीं है कि आप अपने शिष्यों की पत्नी को सार्वजनिक रूप से अपमानित होते देख सकते हैं। उठाइए ना अपना धनुष। और पर आप चुप रहे, क्यों चुप रहे बताओ? ये अश्वत्थामा का बहुत इंपॉर्टेंट कथन है जो द्रौपदी ने कहा था, द्रौपदी से कहलवाया गया कथन है। देखिए कि आप अपने शिष्यों से, दोनों के शिष्य हो, तो उठाओ और दुर्योधन को पर चलाओ। इस प्रश्न का उत्तर अपनी माँ से पूछ जाके अश्वत्थामा। जब मैं माँ से पूछ रहा तो वह कहती है पिता से पूछ लो, और मैं आप अब आपकी ओर संकेत करते हैं। आप माँ की ओर संकेत कर रहे हैं, मैं किससे पूछूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। द्रोणाचार्य कहता है जो जिम्मेदार है उससे ही पहले पूछना चाहिए। कृपि मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारी चुप्पी के लिए? तुम्हें कुछ लगता नहीं मुझ पर आरोप लगाते हो? तुम्हें तुम्हें कुछ खुद नहीं लगता है? मुझ पर क्यों आरोप लगा रही है? बात कृपी बोल रही है। द्रोणाचार्य जरा गहराई से सोचो, पिछली बातों के संदर्भ में सोचो। अपना नपुंसक आचरण ढकने के लिए मुझ पर आरोप लगाते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी इज्जत नहीं आती? मैं पूछती हूँ तुम्हारा आचार्य कहाँ मर गया? क्या वह केवल एकलव्य का अंगूठा कटवाने या सूतपुत कहकर कर्ण की अवहेला करने तक ही सीमित था? तुमने अपने शिष्यों को रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हारा उन पर कोई नैतिक अधिकार नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे संवाद है, जरूर याद रखिए। कृपी की लाइन है कि तुम्हारा नपुंसक आचरण ढकने के लिए मुझ पर आरोप लगाते, तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती? मैं पूछती हूँ तुम्हारा आचार्य कहाँ मर गया? जो आचार्य है वो कहाँ मर गया? क्या वह केवल एक लव्य का अंगूठा कटवाने तक ही सीमित था, या सूत पुट कहकर जो कर्ण था की अवहेलना करने तक ही सीमित था? तुमने अपने शिष्यों को रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हारा उन पर कोई अधिकार नहीं रहा? ये बात कौन कह रहा है? कृपी कह रही है। द्रोणाचार्य कहते हैं आदेश कोई तर्क नहीं होता। कृपी जरा अपनी ओर देखो। क्या देखो? साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अपने शत्रु द्रौपद की कन्या को अपमानित होते देखकर एक हिंसक आनंद मिल रहा था? जो द्रुपद है, द्रुपद की कन्या है, जो द्रुपद है, जिससे बदला लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक सेना तैयार कर रहे थे। स्टार्टिंग में जब नाटक शुरू हो रहा था दिखा रहा था द्रुपद की कन्या क्या है, कौन है? द्रौपदी। कौन है? द्रुपद की कन्या है द्रौपदी। तो इसलिए तुम द्रुपद की कन्या को अपमानित होते देखकर एक हिंसक आनंद ले रहे थे। कृपी का बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, आप ध्यान रखिए। लेकिन वह कृपाचार्य विदुर और भीष्म भी तो थे। वह कृपाचार्य विदुर और भीष्म भी तो थे, वे क्यों चुप रहे? इसको इसके कारणों पर विचार क्यों नहीं करती? मैं तो शिक्षक नहीं हूँ, वे तो शिक्षक नहीं थे, आचार्य नहीं थे। चुप तुमने चुप शिक्षक को अन्याय पीने की परंपरा दे दी। आने वाला इतिहास तुम्हें कोसेगा। कृपी बोल रहा है आने वाला इतिहास जो है कोसेगा। जैसे क्या, जैसे अरविंद के साथ हुआ। अरविंद चुप है और यहाँ पर अनुराधा आत्महत्या कर लेती है। वो एक और द्रोणाचार्य बन जाता है। जिस तरह से वो द्रौपदी का साथ नहीं देता द्रोणाचार्य, ऐसे ही अरविंद जो है अपने शिष्य का साथ नहीं दे पाता। अश्वत्थामा माँ चुप रहे, तू क्यों नहीं बोला? जब दुर्योधन का भाई विकर्ण खड़ा होकर विरोध कर सकता था तो तू क्यों चुप रहा? जो जब दुर्योधन का भाई जो विकर्ण है नाम का, जो भाई का नाम क्या बताएगा? विकर्ण, याद रखने जाइए विकर्ण खड़ा होकर विरोध कर सकता है तो तू क्यों चुप रहा? तेरा अध्यात्म चिंतन ब्रह्म ज्ञान सब ढोंग है। कहता क्यों नहीं? द्रौपदी का खुला शरीर देखकर की लालसा तुझ में भी सता रही थी। ये बात कृपी बोल रही है। द्रोणाचार्य कृपी चुप रहे, चुप रहे, तू क्यों नहीं बोला? अब जब दुर्योधन का भाई विकर्ण विरोध कर सकता है तो क्यों चुप रहा? तेरा अध्याय चिंतन ब्रह्मगाय सब ढोंग है। कहता क्यों नहीं कि द्रौपदी का खुला शरीर देखने की लालसा तुझे भी सता रही थी? द्रोणाचार्य कहते कृपी, कृपी चीखो मत, बहुत होता है। कौरव मिलकर तुम लोगों पर हमला करते, तुम्हारा वध कर देते। उस अवस्था में अभी मैं इतनी दुखी नहीं होती जितनी आज हूँ। ये द्रौपदी कृपी के बहुत इंपॉर्टेंट संवाद चल रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन बनने के एंटी क्वेश्चन बना सकता है। द्रोणाचार्य कृपी तुमने यह बात 20 वर्ष पहले क्यों नहीं की थी? आज से 20 वर्ष पहले जब तुम ने क्यों नहीं की? कृपी तो क्या होता? तो संभवतः यह घटना ही नहीं होती। 20 वर्ष पहले मैंने ऐसा क्या किया
याद करो थामा, जब छोटा था तुमने मुझे द्रुपद के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने भेजा था। पर तुम उस समय दरिद्र भी तो थे। घर में दो मुट्ठी आटा भी कहाँ था। द्रुपद के पास न भेजती तो क्या करती। द्रोणाचार्य, तुमने मुझे एक क्षण चैन से नहीं रहने दिया। दिन रात तुम्हें दरिद्र से शिकायत थी। मेरी धनुर्विद्या पर अभिमान का एक शब्द नहीं कहा तुमने। अश्वत्थामा, क्या यह सच है माँ? कृपी, उस दिन की याद क्यों नहीं करते जिस दिन मैंने दूध के नाम पर अश्वत्थामा को आटे का घोल पिलाया था। वही दिन था। उस दिन भूखे मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई थी। द्रोणाचार्य बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है साथियों, ध्यान रखिए। द्रोणाचार्य कहते वही दिन था। उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई जिस दिन तुमने आटे का घोल दूध को रस के नाम पर अश्वत्थामा, छोटे अश्वत्थामा को पिला दिया था 20 पहले। उस दिन मेरी भूख जो है मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। प्रतिशोध ने विवेक को जीता। उस दिन तुमने मुझे भड़काया। उस दिन तुमने मुझे राजकीय अन्न की दास्ता में धकेल दिया। मैं दास बन गया, राजकीय अन्न का दास बन गया। तुमने तुम्हें अश्वत्थामा के लिए दूध चाहिए था, अपने लिए वस्त्र, राष्ट्र की सम्मान। उस दिन तुमने रोका क्यों नहीं? मेरी हिचकिचाती आत्मा की शक्ति क्यों नहीं दी? मुझे मुझे सुविधा भोगी होने के लिए उकसाया? बोलो, मुझे राजकीय अन्न की दास्तान से समझौता करने पर किसने विवश किया? अश्वत्थामा कहता है, माँ, उस दिन तुम आटे का घोल के बदले विष क्यों नहीं पिलाया? मुझे समझौते की संतान क्यों बनाया तुमने? पिताजी को ऋषि परंपरा से गिराकर राजपुत्रों की दास्ता में क्यों ढकेला तुमने? ये बात अब बोल रहा है अश्वत्थामा का बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। द्रोणाचार्य बोलते, और उस राजकीय अंता ने मेरा विवेक खरीदा, मेरा न्याय बुद्धि खरीदी। मुझे एकलव्य का घूंटा काटना पड़ा। मुझे कर्ण जैसा होनार विद्यार्थी को व्यवस्था की आड़ लेकर ठुकराना पड़ा। पक्षपात क्षुद्रता ने मेरा सत्व छीन लिया। अश्वत्थामा, उस समझौते ने मुझे कभी सही आदमी नहीं बनने दिया। तब मैं सही आदमियों को कहाँ से निर्माण करता? इम्पोर्टेंट कथन है द्रोणाचार्य का। लेकिन राखी अन्न की दास्ता से मुक्त होने की कोशिश क्यों नहीं की तुमने? द्रोण, नहीं कर पाया। उस दास्ता ने मुझे सुरक्षा दी, झूठी प्रतिष्ठा दी, सुविधाओं ने मेरी धार भोयरी कर दी। मेरे भीतरी उस आदमी को जगाया जो बदला लेता है, जो द्रौपद से बदला ले सकता था। अपने अहंकार को संसार से बड़ा मानता है। द्रौपद से बदला लेने के लिए मैंने अपने विद्यार्थियों को युद्ध का अनुमान दिया, उनका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया। कृपि हर दिन छोटा आदमी होता गया, मैं हर दिन एक छोटा नीच आदमी होता गया। अश्वत्थामा कहता है, पिताजी अब इस राज की दास्ता को छोड़ क्यों नहीं देते? जो कुछ न्याय है, सत्य है, उसका पक्ष नहीं लेते। नहीं बेटे, अब वह संभव नहीं, बहुत देर हो गई। अब मुझे उसका साथ देना होगा जो मुझे अन्न देता है, वस्त्र देता है। उस अवस्था में परिवर्तन संभव नहीं है। अश्वत्थामा, द्रौपदी के इस अपमान का परिणाम क्या होंगे पिताजी? द्रोणाचार्य कहता है, युद्ध, सर्वनाश। मेरी दी हुई विद्या सहस्त्रों बलिदान देगी, क्योंकि मैंने केवल शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है। मैंने उसके आगे ऐसा कुछ नहीं सिखाया कि मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अश्वत्थामा, मुझे जलता हुआ भविष्य दिखाई दे रहा है। मुझे दिशाओं को वो बहरा बनाने वाला युद्ध का कोलाहल सुनाई दे रहा है। मुझे अपने विद्यार्थियों के शब्द दिखाई दे रहे हैं। अपने दरिद्र से बदला लेने की मेरी हिंसक भावना मुझे भी ग्रस्त कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसका है या किस नाटक से है। ये सारी इस तरह से आपको पूछ सकते हैं, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये कथन है। धीरे धीरे अंधकार, जेल की कोठरी का आभास स्पॉट केवल अरविंद पर पड़ता है। दाढ़ी बड़ी है, जर्जर है। धीरे धीरे विमलेंदु का शरीर करती उभरती है। अब यहाँ पर विमलेंदु की शरीर आकृति है, वो भर रही है। विमलेंदु कहता है, क्या सोच रहे हैं अरविंद? कुछ नहीं। विमलेंदु, झूठ बोलते हैं, तुम सोच रहे हो कि कल अदालत में क्या होगा। मैं क्यों मैं क्यों सोचूं? मैंने हत्या नहीं की। विमलेंदु कहता है, कहाँ कहता हूँ कि तुमने हत्या की? मैं इतना साहस तुम में है कि कहाँ हत्या की हुई दूर रही है। तुम आत्महत्या भी नहीं कर सकते अरविंद। तुम जानते हो कि मुझ पर केवल सरकार सरकार मनीषली एडवेंस के कारण मुकदमा चलाया जा रहा है। तुम्हें यह भी नहीं जानती कि मैंने उसे पहाड़ी क्लिफ में प्रेसिडेंट को नहीं देखे आला। अब यहाँ पर बात आ जाए
है। ये पहाड़ी पर खड़े होते प्रेसिडेंट के साथ होते हैं और प्रेसिडेंट का अचानक पैर फिसल जाता है। क्या फिसल जाता है? पैर फिसल जाता है और गिर कर उसकी मौत हो जाती है। और उसका एकमात्र यहाँ पर जो है आंखों देखा वर्णन देखने वाला सिर्फ चंदू है। अब चंदू क्या करेगा यहाँ पर? क्या होगा? अब यहाँ पर अदालत चल रही है। अब इन्हें अरविंद को अदालत में जा रहा है और इन्होंने धक्का भी नहीं दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट चीज चलने वाली है। प्रेसिडेंट को नहीं धकेला, कहता है मैंने प्रेसिडेंट को धकेला ही नहीं। फिर बोलती, यही सही है कि तुम निरपराध हो, लेकिन सच बताना पिछले कुछ दिनों से प्रेसिडेंट के लिए तुम्हारे मन में भयानक नफरत हो रही थी या नहीं? हाँ, लेकिन मैंने धक्का नहीं दिया। विमलेंदु, बीच में मत बोलो, मेरे सवाल का जवाब दो। ऊपर ऊपर से भले तुम उसका साथ दे रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर तुम उसे नष्ट करने की योजना बना रहे थे या नहीं अरविंद? लेकिन यह केवल एक विचार था, फिर झूठ। यह विचार नहीं था, उसने योजना के बीच था। पिछले साल तक उस क्लिप से कूद कर जब एक व्यक्ति ने आत्महत्या की थी, तुम वह स्थान देखने गए थे। हाँ, गया था। उस स्थान को देखकर तुम्हारे मन में कौन सी क्रूर कल्पना आई थी? बोलो, याद नहीं आता? फिर झूठ, तुमसे झूठ बोलकर अम, जाओगे कहाँ? क्या प्रेसिडेंट को ढकेल कर उसकी हत्या करने का विचार तुम्हारे मन में नहीं आया था? आया था। इसके बाद प्रेसिडेंट बीमार पड़ा, ब्लड प्रेशर हुआ उसे। डॉक्टर ने सुबह और शाम दूर तक घूमने की सलाह दी थी ना, और तुमने उसके साथ घूमने जाने लगे। लोगों ने उसे खुशामद खुशामद समझा, पर तुम्हारे मन में वह पापी विचार बना रहा। क्यों बना रहा है या नहीं? हाँ, बना रहा। मुझे धकेलने का विचार बना रहा। धीरे तुम उसे शाम के समय उस क्लिप की ओर जाने लगे। प्रेसिडेंट को तुम्हारे इरादे पर शक नहीं हुआ, पर मैं ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा था, लेकिन तुम कर रहे थे। और उस शाम को क्लिप के नीचे ताई के गांव में मेला लगा था। नगाड़ों की आवाजें आ रही थी। तुमने प्रेसिडेंट के क्लिप के बिल्कुल छोर तक बुलाया, जिससे वह मेला देख सके। तुमने कहा था, देखिए प्रेसिडेंट, लोग कैसे चींटियों जैसे लग रहे हैं। कहा था ना? हाँ, कहा था, लेकिन इम्पोर्टेंट है। बिमलेंदु बोल रहा है, ये कथन कैसे चींटियों जैसे लग रहा है, इम्पोर्टेंट कथन है। हाँ हाँ, कहा था, लेकिन हत्या का विचार मेरे मन में तब भी नहीं था। प्रेसिडेंट उत्सुकता वक्त तुम्हारा सहारा लेकर आगे बढ़ा। तुमने उसको कंधे पर हाथ रखा। बोलो, उस समय तुम्हारा मन में पाप नहीं भरा? लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। लेकिन पापी विचार तुम्हारे मन में बसाया था या नहीं? हाँ, आया था, लेकिन भाग्य ने तुम्हारा साथ दिया। प्रेसिडेंट बैलेंस नहीं संभाल सका, खुद ही गिर गया। क्यों? हाँ, वह अपनी मौत मरा। मैं अपराधी नहीं हूँ। मेरे शत्रु जबरदस्ती मुझे फांस रहे। कौन है तुम्हारा शत्रु? अब किसका नाम लो? तुमने पुलिस में रिपोर्ट की, एक्सीडेंट कहा, तुमने पूरी बात बताई। इसके बाद भी किसी को विश्वास है? लोगों ने जांच की मांग की। जानते हो वे लोग कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता। फिर झूठ, कितना झूठ बोलोगे? वे लोग थे तुम्हारे सहयोगी, जिन्होंने तुम प्रेसिडेंट के कहने पर 500 की रसीद लिखवा कर केवल 300 रुपए वेतन देते थे। लेकिन यह तो पुरानी परंपरा है। लोगों को तुमसे उम्मीद थी कि इस परंपरा को तोड़ोगे। लोगों को इस तरह सोचने की जिम्मेदार मैं कहाँ हूँ? फिर झूठ, फांसी का फंदा पास आता जा रहा है, फिर भी सच नहीं बोलते। तुम हमेशा शोषण और अन्याय के खिलाफ लेक्चर देते थे। तुम हमेशा मानवीय अधिकारों का झंडा उठाकर घूमते थे कि नहीं? लोग तुमसे आशाएं रखते थे। क्या गलत करते थे? तुमने उन्हें दगा दिया। जब तुम प्रेसिडेंट के साथ घूमने जाने लगे, तुम्हारे साथियों को विश्वास हो गया तुम प्रेसिडेंट के आदमी हो, उनके नहीं है। ये विमलेंदु का कथन है, इम्पोर्टेंट कथन है। अरविंद, यह झूठ है। मैंने अपने सहयोग कभी नहीं बताया, पर उनके लिए कुछ किया भी तो नहीं। अब तुम केवल एक बात को लेकर परेशान हो। कल चंदू अदालत में क्या बोलेगा? जो चंदू है वो क्या बोले? चंदू सच बोलेगा। सच के अलावा कुछ नहीं बोल सकता। क्या तुम चाहते हो कि वह सच बोले? चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देते? उसके सच बोलने से अर्थ अर्थ समझते हो? तुम्हारा अपराध सिद्ध होगा। वह मुझे बचाएगा। विमलेंदु, उसने मेरा विरोध हो सकता है, मैंने उस पर अन्याय किया, यह भी सच है, पर चंदू मेरा शिष्य, आखिर वह कुछ तो सोचेगा। वह मुझे जरूर बचाएगा। विमलेंदु कहते, शिष्य होना काफी नहीं होता है, वह मनुष्य भी है। वह तुम्हारे मुकदमे का चश्मदीद गवाह है। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। संभा उसे संभालो। मैं यह कहने आया हूँ कि उसे संभालो। ये विमलेंदु कहता है। विमलेंदु कह रहा है चंदू के बारे में। इम्पोर्टेंट कथन है चंदू के बारे में कि एकमात्र चश्मदीद गवाह कौन था? चंदू था। उस आवाज आती है, यू और योर ऑनर। अब अदालत स्टार्ट हो गई है।
में मुकदमा चल रहा है। योर ऑनर, अब मैं इस मुकदमे का कश्मीर गवाह चंद्रशेखर उर्फ चंदू को प्रश्न पूछने की इजाजत चाहती हूँ। याद रखिए चंदू का नाम क्या है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ सकता है चंद्रशेखर देकर, तो चंद्रशेखर ही चंदू है। चंद्रशेखर उर्फ चंदू से प्रश्न पूछने की इजाजत। उसे सब लोग चंदू कहते थे लेकिन उसका नाम क्या था, चंद्रशेखर। दूसरी आवाज इजाजत है। पहली आवाज, तुम प्रिंसिपल अरविंद को कब से जानते हो? पिछले 8 साल से, चंदू कहता है। पहली आवाज, तब मैं कॉलेज से निकाल दिया गया। किस तरह? वे कॉलेज में प्रोफेसर थे। तुम्हें कॉलेज छोड़े कितने वर्ष हो गए? मैंने कॉलेज छोड़ा नहीं। आवाज, तब मैं कॉलेज से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया? मैंने कॉलेज अथॉरिटी के विरोध किया था। किस बात को लेकर? नकल को लेकर। प्रेसिडेंट के लड़के ने सबके सामने छुरा रखकर नकल की थी। वह पकड़ा गया लेकिन उसकी रिपोर्ट दबा दी गई। जितना पूछा जाए उतने ही जवाब दो। किसने दबाई रिपोर्ट? प्रोफेसर अरविंद और प्रेसिडेंट ने। इसका क्या प्रमाण है? इस बारे में कॉलेज के पुराने प्रिंसिपल से पूछा जा सकता है। कॉलेज से निकाला जाने के बाद तुम क्या करते रहे? कुछ नहीं। कुछ नहीं यानी? कुछ नहीं यानी कुछ नहीं। मेरे अर्थ पर विश्वास न हो तो शब्दकोश देखिए। सरकार वकील के प्रश्नों को सीधा जवाब दो। अदालत से मजाक करने की जगह नहीं है। पहली आवाज, क्या तुमने नकल नहीं की थी? चंदू, नहीं, लेकिन पकड़े तो गए थे। जी हाँ। तब तुम्हारे पास अपना नकल न करने का दावा सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रमाण है? यूनिवर्सिटी का फैसला। योर ऑनर, सरकारी वकील के प्रश्नों को मुकदमे से सीधा संबंध नहीं है। तीसरी आवाज आई। पहली आवाज, योर ऑनर, मेरे हर प्रश्न का मुकदमे से सीधा संबंध है। चंदू, उत्तर से साफ जाहिर है कि प्रोफेसर अरविंद ने राजकुमार की रिपोर्ट दबाई। इससे इसके प्रोफेसर अरविंद के चरित्र के बारे में नई जानकारी नहीं मिली। दूसरी आवाज, गो अहेड विद योर क्वेश्चन। तुम तुमने अनुराधा नाम किस लड़की का नाम सुना है? जी हाँ। किस तरह? मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। पहली बार, क्या तुम्हारे और उसका इतना ही परिचय था? नहीं, मेरा उसका गहरा परिचय था। गहरे से क्या मतलब? यानी हम दोनों का प्रेम था। कॉलेज पहली वाली, कॉलेज से निकाले जाने के बाद भी वह तुमसे प्रेम करती रही? हाँ, वह मरते दम तक मुझसे प्रेम करती रही। पहले, इससे कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ हाँ, उसके पत्र हैं मेरे पास। जिस दिन अनुराधा ने आत्महत्या की थी उस दिन तुम कहाँ थे? नाना की मृत्यु हो जाने के कारण बाहर चला गया था। उसकी आत्महत्या कारण बता सकते हो? प्रोफेसर अरविंद। चंदू कहता है प्रोफेसर अरविंद है, उसकी आत्महत्या के कारण कौन है? प्रोफेसर अरविंद है। पहली बात, क्या तुम यह बात पूरी ईमानदारी से कह रहे हो? चंदू, अदालत के सामने सच बोलने की शपथ ले रखी है मैंने। तुम इतने दावे से प्रोफेसर को दोषी ठहरा सकते हो? मेरे पास प्रमाण है। कैसा प्रमाण? अनुराधा का लिखा हुआ आखिरी पत्र। क्या तुम अदालत के सामने वह पत्र पेश कर सकते हो? जी हाँ, कल तक पेश कर दूंगा। क्या लिखा था उस पत्र में? उसने चंदू कहता है उसने लिखा था, मैं ठीक 4 बजे कॉलेज के बगीचे में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतने में एक राजकुमार आया। उसने मुझसे छेड़खानी की। विरोध करने पर मुझ पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। तीसरी आवाज, इस पत्र का मुकदमे में कोई संबंध नहीं है। योर ऑनर, अदालत का कीमती वक्त खराब ना किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड। हाँ, पत्र में आगे क्या लिखा था? पत्र में आगे लिखा था, इसी समय भाग्य से प्रिंसिपल साहब आ गए, उन्होंने मुझे बचाया। इसके बाद मुझे रिपोर्ट लिखवाई। कहा मैं राजकुमार के खिलाफ एक्शन लूंगा। मुझे उससे कमीने बाप से बहुत सी बातों का हिसाब का चुकाना है। पहली आवाज, तो पत्र में लिखा था कि मुझे प्रेसिडेंट से बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है। जी हाँ, आगे क्या लिखा था? आगे लिखा था, माँ और बाबूजी नहीं चाहते कि मेरे को आगे बढ़ाऊं। वे मेरे बदनाम होने से डरते हैं, पर मैं लड़ूंगी। लड़ना मैंने तुमसे सीखा है। मैं जानती हूँ कि प्रिंसिपल का पर दबाव डाला जाएगा। मैं प्रिंसिपल के यहाँ जा रही हूँ, उसके साथ साथ साफ साफ सॉरी बच्चों, उससे साफ साफ पूछने की वह मेरा साथ देगा या नहीं। यदि उसने दबाव में आकर साथ नहीं दिया तो मैं शायद जीवित ना रहूं। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये, चंदू बता रहा है अनुराधा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। पहली आवाज, इसके बाद क्या लिखा? मुझे जल्दी आने को कहा। पहली बार, तुमने लॉर्ड का पुलिस को वह पत्र क्यों नहीं दिखाया? प्रिंसिपल के बदले बदले
बदल जाने पर क्या होता है? फिर अनुराधा की मृत्यु से मुझे बहुत गहरा धक्का पहुंचा, मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया। मैं करीब करीब पागल हो गया था। आज भी मुझे जीवन व्यर्थ लगता है, मेरे जीने का कोई विश्वास नहीं रहा। पहली बार योर ऑनर, अनुराधा के पत्र का एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर ने रिपोर्ट लिखते समय कहा था, मुझे राजकुमार के कमीने बाप से बहुत से हिसाब चुकाने। इसका मतलब है साफ है कि प्रोफेसर अरविंद मन में उस प्रेसिडेंट के लिए पहले से नफरत थी। उसके खिलाफ वह हर मौके का फायदा उठाना चाहता था। तुम उस दिन पहाड़ी क्लिफ की ओर क्यों गए थे? आत्महत्या करने। तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते? कहा ना, जीवन मेरा विश्वास उड़ गया है। पहली बार, लेकिन क्यों? अरविंद चंदूकर, प्रोफेसर अरविंद ने झूठ बोलकर मेरी सब श्रद्धाओं को कुचल दिया। कॉलेज से मैं जिस तरह निकाला गया, उससे मेरे जिंदगी के प्रति रहा सहा विश्वास ही भी जाता रहा। मैं तो तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की? मैं क्लिफ से कूदने वाला था पहले, तो क्यों नहीं कूदे? मुझे पाँवों की आहट सुनाई पड़ी, करीब से आती हुई बातचीत। पहले तो तुमने क्या देखा? एक और झाड़ी की में सरक गया। तो तुमने किसे आते देखा? प्रोफेसर अरविंद और प्रेसिडेंट को। दोनों में क्या बातचीत हो रही थी? प्रोफेसर अरविंद क्लिफ की ओर बढ़ रहे थे और प्रेसिडेंट को अपने पास बुला रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट हिचक रहा था। इसके बाद क्या हुआ? प्रोफेसर अरविंद उन्हें बहुत उकसाते रहे, उनसे नीचे तराई का मेला देखने का आग्रह कर रहे थे। किसका मेला देखने का? तराई का मेला। याद रखना, तराई के मेले की बात की गई है इस नाटक में। तराई का मेला इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट लिख लीजिए। तराई का मेला देखने के लिए अरविंद प्रेसिडेंट के लिए से बोलता है। तराई का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए किसका मेला है? तराई का मेला। पहली आवाज तब आखिर विवश होकर प्रेसिडेंट क्लिप की छोर तक आया। पहली बार आगे कौन था? प्रेसिडेंट, पीछे प्रोफेसर अरविंद। प्रोफेसर अरविंद का हाथ कहाँ था? प्रेसिडेंट की पीठ पर। वे उनकी पीठ पर हाथ रखकर मेले की ओर इशारा कर रहे थे। इसके बाद मुझे प्रेसिडेंट का शरीर लड़खड़ाता दिखा और क्लिप के नीचे गिरता। क्या अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला? चंदू चुप रहता है। चंदू अरविंद की ओर देखता। अरविंद कातर दृष्टि से उसे देख रहा होता। फिर क्षण भर चंदू की मुद्रा कठोर हो जाती है। हो सकता है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद प्रोफेसर अरविंद घबरा कर भागने लगे। मैंने उन्हें आवाज दी। क्या उन्होंने मुझे देखा? जी, हाँ, अच्छी तरह देखा। तब क्या? क्या वे रुके? जी नहीं, भागते रहे। मैं भी भागता रहा। वे कहाँ गए? प्रेसिडेंट के बंगले में। क्यों? शायद फोन करने। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मैं जब पुलिस स्टेशन पहुंचा उनका फोन आ चुका था, योर ऑनर। और मजे की बात है कि प्रोफेसर अरविंद ने पुलिस को फोन किया था। उस घटना स्थल पर ही चंदू की उपस्थिति कोई जिक्र नहीं था। योर ऑनर, इससे साफ जाहिर कि वे इस बात को छिपाना चाहते थे। आप गवाह आप गवाह से और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? नो योर ऑनर। नाउ द डिफेंस में क्रॉस एग्जिस्टेड द विटनेस। मतलब है अब पता चल गया, इसने साथ नहीं दिया। उसे लगता था अरविंद को कि चंदू जो है, चंद्रशेखर जो है उसका प्रिय शिष्य, उसका साथ देगा, लेकिन उसने साथ नहीं दिया। उसने आधा सत्य बोला। कैसा आधा सत्य बोला? जैसे अश्वत्थामा को जब मर रहा था, अश्वत्थामा जब मर रहा था तब, मतलब अश्वत्थामा हाथी मरा था, लेकिन युधिष्ठिर युधिष्ठिर ने क्या बोला था? आधा सत्य द्रोणाचार्य से बोला था। क्या होगा बोला था वो इस नाटक में आगे हमें देखने को मिलेगा। धीरे धीरे अंधकार कुछ ही क्षणों प्रकाश झेल का आभास। विमलेंदु की शरीर आकृति उभरती। विमलेंदु, अब क्या सोच रहे अरविंद? कुछ नहीं। क्या तुम चंदू के बारे में नहीं सोच रहे? तुम्हें कैसे मालूम? विमलेंदु से कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम चंदू के अलावा दूसरा क्या सोच सकते हैं? अरविंद कहता है, विमलेंदु, चंदू सच क्यों नहीं बोला? लेकिन वह झूठ भी तो नहीं बोला। उसने यह भी नहीं कहा कि तुमने प्रेसिडेंट को सिर्फ कहा हो सकता है। पर वह जानता था कि प्रेसिडेंट को मैंने नहीं दिखला। वह जानता था कि मैं अपराधी नहीं हूँ, खूनी नहीं हूँ। इसके बाद भी वह झूठ क्यों बोला? यही प्रश्न पूछो पूछा था द्रोणाचार्य ने। बिल्कुल यही प्रश्न। मरते मरते क्यों भूल जाते हो बार बार मेरा लिखा हुआ वो नाटक? किसका लिखे हुआ नाटक है? विमलेंदु का लिखा हुआ नाटक। कौन सा है? एक और द्रोणाचार्य। तो जो नाटक है द्रोणाचार्य नाटक, याद करो महाभारत का 15वां दिन।
याद करो महाभारत का 15वां दिन द्रोणाचार्य स्वयं सेनापति था। महाभारत जो हुई थी, विमलेंदु कहता है द्रोणाचार्य स्वयं सेनापति था। द्रोणाचार्य क्या था उस महाभारत में? सेनापति था। याद रखो क्या था ना महाभारत में, ये पूछ सकते हैं। महाभारत में द्रोणाचार्य सेनापति था। घमासान युद्ध हो रहा था। उसने भयानक पद्माकर व्यू की रचना की थी। कैसे व्यू की? पद्माकर व्यू की। एक ही पॉइंट भी लिख लीजिए। घमासान युद्ध हो रहा था जिसमें पद्माकर व्यू की रचना की थी, और जो द्रोणाचार्य थे वो सेनापति थी। वह लड़ रहा था पांडवों की सेना से, कह रहा था कह ढा रहा था, लेकिन इसी बीच क्या होता है? प्रकाश कम होता है। युद्ध का भयानक कोलाहल, भयावह चीत्कारों, कानों में पर्दे फाड़ देने वाली मनभेदी आवाजें आवाजें का प्रहो कम होती जा रही थी। एक तीखी आवाज, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, वह देखो अश्वत्थामा। प्रकाश मंच पर बिखरता है। रथ का टूटा पहिया, रथ के डंडे के पास द्रोणाचार्य खड़ा है। एक सैनिक उसके पास से भागता हुआ निकलता है कि अश्वत्थामा जो है मारा गया। द्रोणाचार्य उसे रोकता हुआ, क्या अश्वत्थामा मारा गया? मेरा बेटा अश्वत्थामा? सैनिक, लोग तो नहीं तो यही चिल्ला रहे हैं। पांडवों की सेना में खुशियां मनाई जा रही हैं। द्रोणाचार्य, पर क्या यह सच है? सैनिक, युद्ध में क्या सच और क्या झूठ किसी को भरोसा नहीं। कि युद्ध में क्या सच है क्या झूठ किसी को भरोसा नहीं है। सैनिक बोल रहे, द्रोणाचार्य क्या तुम इसे पांडव की चाल समझते हो? कुछ नहीं कहा जा सकता। आचार्य जयद्रथ के वध का स्मरण कीजिए। सूर्य अस्ताचल का वापस आ सकता है। मुझे क्षमा करें, मैं नहीं बता पाऊंगा कौन से जयद्रथ के वध का बात कर रहे हैं। जयद्रथ के वध की बात की गई है इसमें। वह जाता है, एक दूसरा आहत सैनिक पास से गुजरता है। द्रोणाचार्य उसे रोकते हुए सैनिक को, बताओ कौन मारा गया? अश्वत्थामा नाम का हाथी या मेरा पुत्र? बताते क्यों नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है जो पूछा जा रहा है। आहत सैनिक जो है, मैं भी आपकी तरह कोलाहल सुन रहा हूँ। चारों ओर हाहाकार मचा है। अर्जुन के बाणों से व्याकुल होकर कौरव की सेना भाग रही है। अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि अश्वत्था नाम का हाथी मारा है या पुत्र? लड़खड़ाता हुआ आता है। द्रोणाचार्य, कोई नहीं बताता है, कोई बताने को तैयार नहीं। युधिष्ठिर आता दिखाई देता है। द्रोण पुकारता है, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर सुनो, यहाँ आओ। युधिष्ठिर पादास रहता है। युधिष्ठिर कौन है? धर्मराज, युधिष्ठिर हमेशा सत्य बोलने वाले। चंदू भी तो उसी तरह से सत्य बोलता है, लेकिन अब क्या होता है? वो भी आधा सत्य बोलेगा। जिस तरह से युधिष्ठिर ने आधा सत्य बोला है, वैसे ही यहाँ पर चंदू ने भी इस नाटक में आधा सत्य बोला। आज्ञा गुरुदेव। युधिष्ठिर, कोलाहल सुन रहे हो? हाँ हाँ गुरुदेव। मेरा मन इससे सुनकर कांप रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तुम सच बताओगे? मैं कभी झूठ बोला गुरुदेव? इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। युधिष्ठिर, हाँ हाँ युद्ध में, हाँ युद्ध में गुरु दक्षिणा। तो आप देख सकते हैं, कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं कि युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा कहाँ मांगी? तो युद्ध भूमि में, इस यहाँ युद्ध भूमि में ही गुरु दक्षिणा मांगी। क्या मांगी थी वो देखते। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। जब सब कुछ सत्य है और कुछ झूठ, मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में बताओ कि कौन मारा गया? अश्वत्था नाम का हाथी या मेरा पुत्र? नर या कुंजर? बताओ क्या माना है, नर या कुंजर? दृष्टि, मैं इतना ही जानता हूँ कि अश्वत्थामा मारा गया। वह नर था या कुंजर? बोलो, इस प्रश्न का उत्तर मेरा जीवन निर्भर करता है, जल्दी बताओ। अश्वत्थामा अवश्य मारा गया, वह नर था। इसके आगे बुदबुदाता है, यह कुंजर। धीरे से बोलता है, मतलब यहाँ पर भी आधा सत्य बोलता है। अश्वत्थामा अवश्य मारा गया है। वो पूरा देखो वाक्य किस तरह से यहाँ पर पलट गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर किस तरह से उसने बोला है, अश्वत्थामा अवश्य मारा गया, वह नर था। इसके आगे उसने धीरे से बोला है, बुदबुदाते गुज्जर। आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से उसने इस चीज को बोला है। यहाँ पर ऐसे ही उसने बोला, शायद प्रेसिडेंट के हाथ में कुछ भी हो सकता है, शायद हो भी सकता है प्रेसिडेंट को धक्का दिया है या नहीं, ये नहीं पता। उसने भी जैसे चंदू ने छोड़ा था, ऐसे ही यहाँ पर युधिष्ठिर ने
इसी समय जोर से शंख ध्वनि कोलाहल द्रोणाचार्य एकदम टूट जाता है। तो मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, अब मैं जीवित रहकर भी क्या करूंगा, नहीं अब मुझे युद्ध नहीं होगा, नहीं होगा। आंखों को बंद कर लेता है। नैपत्ता की आवाज बढ़े, खड़े खड़े क्या कर रहे हो धिष्ठ्युम, काट लो उस बूढ़े की गर्दन, ले लो अपने पिता के अपमान का बदला। धिष्ठ्युम कह रहे हैं। धिष्ठ्युम आता और निहत्थे द्रोणाचार्य पर आक्रमण करता है। अंधकार कुछ ही क्षणों में प्रकाश द्रोणाचार्य मरणासन्न है। अश्वत्थामा आकर उसके सिर अपनी गोद में रखता है। धृष्टद्युम्न, ध्यान रखना धृष्टद्युम्न ने हत्या की, इंपॉर्टेंट है। किसने मारा है द्रोणाचार्य को? धृष्टद्युम्न। द्रोणाचार्य क्षीण स्वर में, तुम जीवित हो अशु? अब वह धर्मराज झूठ क्यों बोला? गुरु दक्षिणा की शपथ के बाद भी झूठ बोला, क्यों क्यों युधिष्ठिर? गुरुदेव ठीक किया तुमने, मैं इसका पात्र था। द्रोणाचार्य कहता है, मैं इसी का पात्र था। सत्य और न्याय के पक्ष जानते हुए भी मैं उसका विरोध में लड़ा, अपने ही शिष्यों के विरुद्ध राज की अन्न की दास्ता समझौते का चरित्र ठीक किया तुमने। इस समय तुम्हारा झूठ बोलना ही धर्म है। युधिष्ठिर तुम सच भी बोलते तो क्या इतिहास झूठ बोलता? अच्छा किया तुमने, अच्छा किया तुमने। और मारता है, खुद मर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। अंधकार कुछ देर तक करुण संगीत, प्रकाश फिर उभरता है। अरविंद और विमलेंदु पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। विमलेंदु, मिल गया ना तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर? चंदू की अरविंद की धर्मराज से तुलना करना ठीक है? अरविंद कहता है, चंदू की तुलना की है, धर्मराज युधिष्ठिर से तुलना की गई है। इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। किससे तुलना की? धर्मराज युधिष्ठिर से। फिर झूठ, तुम जानते हो कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या है। आकर hour of confession is opening, पर तुम सच नहीं बोलना चाहते। बताओ चंदू को झूठ बोलना किसने सिखाया? किसने सिखाया? तुमने। और किसने? अरविंद कहता है, मैंने। तुम उसके लिए कब सच बोले? जानते हो तुम्हारे हर झूठ ने उसके हर विश्वास को गहरे धक्के में धकेल दिया। कुल मिलाकर शिक्षक के रूप में तुमने उसे क्या दिया? अर्थशास्त्र पर भाषण, मा मार्क्सिस्ट पीकू के केन्स के सिद्धांत, यह तो किताबों में भी पढ़े जा सकते हैं। सवाल है कि तुमने क्या दिया? क्या कुछ ऐसा दिया तुमने जिसके जीवन का अर्थ देता, उसे जीवन का अर्थ देता? विमलेंदु कहता है, ये इंपॉर्टेंट वाक्य है, आप संवाद याद रखिए। अरविंद, तुम रह रहकर मुझे दोष दे रहे हो, पर बताओ मुझे झूठ बोलना किसने सिखाया? व्यवस्था ने, 10 घोट कर रख देने वाली व्यवस्था ने, विरोध ने, तिलमिला कर उठने वाली व्यवस्था ने तुम्हें सिखाया। व्यवस्था ने तुम्हें सारी चीजें सिखाई हैं। अरविंद, क्या मैं शुरू से कमीना आदमी था? नहीं। क्या मैंने मॉल्थस पीगू और केन्स के सिद्धांतों से आगे बढ़कर जीवन का अर्थ खोजने की कोशिश नहीं की? क्या मुझसे में आक्रोश नहीं था, छटपटाहट नहीं थी? हाँ कहा, मना करता हूँ। तब तुम उस प्रेसिडेंट के दोष क्यों नहीं देते? क्योंकि उसके पास शक्ति थी, व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी। शक्ति के कारण तुम्हारी नियति तय करने का उसे अधिकार था। सवाल है उस तन तय सवाल है उसने तय कर दिया, उस पर तुम चले क्यों नहीं? याद जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, कभी प्रलोभन देकर, कभी आतंक जमाकर। इसलिए विरोध मत करो, सब विरोध बकवास है। यदि व्यवस्था तुम्हें अपने इशारे पर भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहती तो भौंकते पिल्लों की जन्म दो। चंदू और युधिष्ठिर मत पैदा करो, राजकुमार और दुर्योधन पैदा करो। बहुत इंपॉर्टेंट करें कि यदि विश्व विरोध मत करो, सब विरोध बकवास। यदि व्यवस्था जो है, व्यवस्था इंपॉर्टेंट यहाँ से देखिए, यदि व्यवस्था तुम्हें अपने इशारों पर भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहती है तो भौंको, कुत्ते का पिल्ले को जन्म दो, कुत्ते के पिल्लों को जन्म दो। चंदू और युधिष्ठिर मत पैदा करना, राजकुमार और दुर्योधन ही पैदा करो। ये कौन बोलता है? विमलेंदु बोलता है अरविंद से। विमलेंदु का प्रेत जो है वो बोल रहा है। अरविंद, क्या तुम्हारे आत्म बलिदान की यही निष्कर्ष है? वजनी शब्दों का इस्तेमाल बंद करो, उन्होंने अर्थ खो दिए हैं। मेरा आत्म बलिदान? बेवकूफ, जानते हैं मेरी पत्नी कहाँ है? नहीं, मैं कैसे जानूंगा? शहर छोड़कर चली गई, उसे बूढ़े अफसर से बचने के लिए, उसकी भूखी नजर से बचने के लिए, उसकी टपटकारती लार से बचने के लिए। उसके बाद भी तू आत्म बलिदान की भाषा अभी करता है? शर्म नहीं आती? अरविंद, नहीं यह झूठ है, नहीं ये सच है। आगे मत बोल, जानता है तू कौन है? मैं कौन हूँ? तू द्रोणाचार्य है। यहाँ पर बोलने की कोशिश कर, तू कौन है? विनेंदु कहता है, तू द्रोणाचार्य है, व्यवस्था और सत्ता के कीड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य। इंपॉर्टेंट लाइन है जो विनेंदु
का प्रेत बोल रहा है। इतिहास की धार में लकड़ी के ठूंठ की तरह बहता हुआ, वर्तमान के कगार में लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य, व्यवस्था के लाइट हाउस से अपनी दिशा मांगने वाला टूटे जहाज सा द्रोणाचार्य। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अरविंद, मैं द्रोणाचार्य नहीं अरविंद हूँ, प्रोफेसर अरविंद। विमलेंदु कहता है बकवास, तू द्रोणाचार्य है, कौरवों की भाषा बोलने वाला, युद्ध में भी उसके साथ देने वाला, तू किस बात का प्रोफेसर, तू द्रोणाचार्य। अरविंद कहता है नहीं नहीं, हाँ हाँ तू द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य। धीरे धीरे अंधकार समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे अंधकार हो जाता है, यहीं पर ही एंड हो जाता है। याद कर लो, यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस वाक्य से एंड हुआ है नाटक का। तू एक द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोण, हाँ हाँ तू एक और द्रोणाचार्य, इस वाक्य से नाटक का अंत हो जाता है। आप देख सकते हैं यहीं पर ही नाटक समाप्त हो जाता है। तो ये देखिए कितना अच्छा नाटक था। आपने देखा विमलेंदु के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने बता दिए हैं साथियों। और इसका प्रकाशन वर्ष भी आप याद रखिए, 1977 है। साठोत्तरी पीढ़ी के शंकर शेषना है। और द्रोणाचार्य की तुलना जो है वर्तमान शिक्षक से की गई है, ये जो अरविंद है उससे की गई है द्रोणाचार्य को की तुलना। और इसी तरह से सारे पात्र आपके सामने निकलते हुए आए हैं। नाटक के दो भागों में विभाजित किया गया था, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 4 दृश्य और उत्तरार्ध में 7 दृश्य हैं। ये सारी आपको बताने की कोशिश की गई है हमने। आधुनिक पात्र और आधुनिक पात्र बताए हैं, और आपको पौराणिक बात बताई है। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर की हत्या की, बाद में अंत में द्रोणाचार्य को मारा है, ये सारी बात आपको बता दी है। और चंदू को भी सजा होती है, इस चंदू ने भी अरविंद को सजा दिलवाई है। ये सारी बातें आपको पता चली हैं। आशा है नाटक आपको पसंद आया होगा। और कैसा लगा नाटक पढ़कर, इसमें एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए, आपका कमेंट ही हमें प्रोत्साहित करता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसे ही हम दूसरा नाटक लेकर प्रस्तुत होंगे, वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पे ऑल पे जाके क्लिक कर देंगे, तो हमारे आपको चैनल पे कि जितनी भी वीडियो अपलोड होगी वो आपको मिलती रहेंगी। और हमारी आप लोग जितनी भी प्लेलिस्ट है आप जाके देख सकते हैं, यूनिट वाइज बनी हुई है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी कुछ पड़े हुए हैं, जाके देख सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।